तो देखिएगा, कल हमने पढ़ा था डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, कोई दिक्कत है तो वहां तो परफेक्टली इवन मैकेनिज्म लगी थी। आज हम पढ़ते हैं इवन सीवी और E2 मैकेनिज्म। क्लियर है? तो यहाँ पर इवन सीवी जो है वो तो 2 स्टेप मैकेनिज्म है। तो जब इवन मैकेनिज्म बेस की प्रेजेंस में होती है, किसकी प्रेजेंस में होती है? बेस की प्रेजेंस में होती है, तो कहलाती है इवन सीवी। क्लियर है? अरे क्लियर है? तो यहाँ पर अपन बात करें डिहाइड्रो एलोजिनेशन, तो डिहाइड्रो एलोजिनेशन ये ऐसे होता है, ये X है और ये H है। मैंने उल्टा क्यों लिखा? क्योंकि इसमें स्टीरियो आएगी। क्या आएगी? इसमें स्टीरियो आएगी, और स्टीरियो आएगी तो यहाँ पर ये जो H निकलेगा वो इसके अपोजिट डायरेक्शन से निकलेगा। अगर कहीं मॉलिक्यूल में ये दे रखा हो, मान लो सपोज दैट कि यहाँ CH3 दे रखा है डैश पर, और यहाँ पर ये बेस पर H दे रखा है, और बेस पर ही आपको Cl दे रखा है, और डैश पर CH3 दे रखा है, तो इसमें फिर एलिमिनेशन नहीं होगा यहाँ पर। और यहाँ पर भी कुछ दे रखा हो CH3 और बेस पर दे दे आपको H, तो दोनों तरफ सेम है ना, H सेम है ना भाई, तो इसमें एलिमिनेशन नहीं होगा, क्योंकि एलिमिनेशन अपोजिट डायरेक्शन से होता है। किससे होता है? अपोजिट डायरेक्शन। अब आपको यहाँ पे मैकेनिज्म की बात करें अपन के, इवन सीवी करनी है, इवन सीवी मैकेनिज्म करनी है या E2 करनी है, इनमें कुछ भी नहीं है, केवल डिफरेंस है तो बेसेज का डिफरेंस है। जो यहाँ बेस यूज हो रहा है, अगर वो स्ट्रॉन्ग है, बल्कि साइज है, क्या कहा मैंने? स्ट्रॉन्ग है या बल्कि साइज है, बड़ा साइज का है, तब तो होगा E2 मैकेनिज्म। और जब वो बेस वीक है तो होगा इवन सीवी मैकेनिज्म, यानी इवन में। क्लियर? तो यहाँ पे अपन बात करें कि भाई कैसे आएगा वो देखिएगा। तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ हम लेते हैं एल्कोहलिक KOH, तो आपके बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो यहाँ पर दो तरह के KOH आएंगे, वन इज एल्कोहलिक और सेकंड इज एक्वस KOH। इन दोनों का वर्क अलग अलग है। इट गिव्स द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और इट गिव्स द एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके, तो यहाँ पर जब सब्स्टिट्यूशन होगा तो X हट के OH लग जाएगा तो एल्कोहल बनेगा, और यहाँ से एल्कोहलिक लगेगा तो क्या बनेगा? एल्कीन बनेगा। क्लियर? तो यहाँ पे अपन देखें तो क्या बनता है वो देखिएगा। एल्कोहलिक KOH आएगा तो एल्कोहलिक KOH का काम क्या है? -HX करना। -HX कैसे? एक से H निकलेगा और उसके पास वाले, ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है, या जिससे एलोजन जुड़ रहा है उसको अल्फा मान लो और उसके पास वाले को बीटा मान लो, जैसे अल्फा बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं या 1-2 एलिमिनेशन भी कहते हैं। क्लियर है? एक यहाँ से जाएगा और एक यहाँ से जाएगा, तो क्या बनेगा? ये बनेगा आपके C और दिस और प्लस HX बनेगा भाई। तो ये आएगा डिहाइड्रो एलोजिनेशन। अब इसकी जो मैकेनिज्म है, यहाँ OH माइनस है, क्या है यहाँ पर? OH माइनस। अब आपने एल्कोहलिक KOH लिया तो एल्कोहलिक KOH का मतलब क्या है? जैसे मान लो C2H5OH और KOH ले लिया, तो ये मिलके क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे C2H5OK प्लस H2O। तो यहाँ जो बेस है ना वो OH माइनस नहीं है, बेस कौन है यहाँ पर? C2H5O माइनस, इथॉक्साइड। कौन है बेस? इथॉक्साइड। अब वो या तो ऐसे लिखे एल्कोहलिक KOH या वो ऐसे लिखे, इसका मतलब भी एल्कोहलिक KOH ही होता है। क्लियर ना भाई? एल्कोहल प्लस KOH। क्लियर है? तो यहाँ पे आपने लिया तो ये दो तरह की मैकेनिज्म से होता है। आप पहले तो इवन सीवी देखेंगे, E2 इवन भी देखेंगे और E2 देखेंगे। तो पहले आप इवन सीवी देखिए। इवन सीवी क्या है? ये 2 स्टेप में होती है। कितने स्टेप में होती है? 2 स्टेप में। क्लियर? तो यहाँ पे क्या होता है? पहले स्टेप में जो आपका स्ट्रॉन्ग जो बेस है आपका, ये बेस अटैक करता है। बेटा बातें नहीं, ये बेस अटैक करता है। तो मैं यहाँ पे बेस ले लूँ OH माइनस, KOH दिख रहा तो OH माइनस है, ये यहाँ अटैक करेगा और ये यहाँ इलेक्ट्रॉन देगा।
देगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, कार्ब एनायन बनेगा, तो माइनस H2O निकल गया, और यहाँ पे क्या बना, CX और माइनस कार्ब एनायन, ये हो गया E1CB मैकेनिज्म। फिर ये माइनस यहाँ पे आएगा और ये X माइनस बाहर निकल जाएगा, तो ये तो कहलाती है आपके E1CB मैकेनिज्म। क्लियर, माइनस X माइनस, क्लियर है। तो पहला स्टेप तो है स्लो स्टेप, और दूसरा स्टेप है आपका फास्ट स्टेप। क्लियर। तो यहाँ पे क्या आता है, कॉन्जुगेट बेस यूज होता है। क्या यूज होता है, कॉन्जुगेट बेस यूज हो रहा है, तो ये कहलाएगी E1CB। और E2 मैकेनिज्म की बात करें अपन, किसकी बात करें, E2 की। ये क्लियर है यहाँ तक। E2 में क्या होता है, ये काम ऐसे नहीं होता। E2 में जो है पूरा काम जो हुआ वो एक ही स्टेप में होता है, बस E2 में यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस आ जाएगा, C2H5O माइनस, CH3O माइनस, 10,3 ब्यूटॉक्साइड आ जाएगा, प्रीडीन आ जाएगा, जो भी बल्कि बेस हैं जिनका साइज बड़ा है या स्ट्रॉन्ग बेस है वो सारे आ जाएंगे। ये यहाँ देगा तो ये डायरेक्ट देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ दे देगा, यहाँ, और ये बाहर, एक स्टेप में बाहर निकल गया। अब आप देखो, क्लियर। तो यहाँ पे क्या निकला, यहाँ पे तो निकला C2H5OH और प्लस X माइनस, निकला ना X माइनस और C2H5O है, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। तो यहाँ पर आप देखो E1CB हो या E2 मैकेनिज्म हो, इन दोनों में कोई भी कार्ब कैटायन नहीं बन रहा। बन रहा है क्या, केवल और केवल कार्ब एनायन बन रहा है। क्या बन रहा है, तो एक झंझट तो खत्म, किसकी, रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट तो हम करना नहीं है। अब केवल हमें क्या देखना है, जो हेलोजन है उस हेलोजन के पास कितने टाइप के हाइड्रोजन है, सबको हटाना और सबसे एल्कीन बनाना है। क्लियर है भाई, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ रहा है उस कार्बन से जुड़े हुए कार्बन पे जो जो हाइड्रोजन है सबको हटाना है, और हटा के एक एक बार डबल बॉन्ड लगाना है, और डबल बॉन्ड लगाने के बाद जो प्रोडक्ट आएंगे पॉसिबल, उनमें ये देखना है कि कौन सा प्रोडक्ट सेटजैप के रूल को सेटिस्फाई करता है। क्या कहा मैंने, कौन सा प्रोडक्ट सेटजैप के रूल को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, ये देखना है आप, और कुछ भी नहीं देखना। क्लियर है। तो यहाँ पर वो कंसेप्ट तो है नहीं, रीअरेंजमेंट होगा। अगर इसके पास वाले कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं है तो कोई भी एलिमिनेशन नहीं होगा। जबकि अल्कोहल में तो क्या था, डिहाइड्रेशन हो रहा था, E1 मैकेनिज्म थी, कार्ब कैटायन इंटरमीडिएट बन रहा था, तो कार्ब कैटायन जहां पर बनता है वहां क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है। क्या होता है, रीअरेंजमेंट। क्लियर। फिर आप कैसे पहचानोगे सर E1CB है या E2 है, इट अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस लाइक CH3O माइनस, C2H5O माइनस, मतलब एल्कोक्साइड, कौन से, RO माइनस, CH3O माइनस, C2H5O माइनस, 10,3 ब्यूटॉक्साइड हो गया, आपके आइसोप्रोपॉक्साइड हो गया, कुछ भी ले लो, ठीक। क्लियर। और ये होता है वीक बेस, जैसे एल्कोहल हो गया, वाटर हो गया, तो ये क्या वीक लुईस बेस है। कौन से बेस है, वीक लुईस बेस। क्लियर है चीज, अरे क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, आप वीडियो से नोट्स बना तो लेते हो ना, नहीं बनाओ तो मैं लिखा दूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। अब यहाँ पे दोनों मैकेनिज्म में आपको डिफरेंस कब देखना है, जब बेस स्ट्रांग हो तो दिस, और वीक हो तो दिस। इसके लिए मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था, न्यूक्लियोफिलिसिटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग द SN1 और SN2, उसमें आएगा ये। जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है वो E2 देगा, और जो वीक न्यूक्लियोफाइल है वो E1 देगा। क्लियर चीज। चलो अब यहाँ पे अपन देखें मेजर प्रोडक्ट किसके अकॉर्डिंग बनेगा। यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा occurs according to
सेत्स्जेफ रूल किसके अकॉर्डिंग बनेगा? सेत्स्जेफ, मतलब मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन फॉर्म्ड एज ए मेजर प्रोडक्ट एंड लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन फॉर्म्ड एज ए माइनर प्रोडक्ट। यहाँ दो रूल आएंगे एल्कीन में, एक सेत्स्जेफ आएगा, एक हॉफमान आएगा। तो हॉफमान तो अपन केवल एमीन्स में लगाएंगे, किसमें लगाएंगे? एमीन में। जो सेत्स्जेफ का उल्टा है, वहां पे लेस सब्स्टिट्यूटेड मोर बनेगा और मोर सब्स्टिट्यूटेड जो है वो माइनर बनेगा। यहाँ उल्टा है, यहाँ पे क्या है? मोर सब्स्टिट्यूटेड ज्यादा मात्रा में बनेगा और लेस सब्स्टिट्यूटेड कम अमाउंट में बनेगा। तो आप यहाँ देखिएगा, ये खत्म हो जाए उसका चैप्टर चालू हो जाएगा आपका। क्लियर है? तो आप यहाँ पर देखिए, जैसे आपने ये लिया एल्कोहलिक KOH, तो यहाँ से Cl निकलेगा और यहाँ से क्या निकलेगा? H निकल गया भाई। एक सिग्मा इस कार्बन से टूटा, एक सिग्मा इस कार्बन से टूटा, दोनों बीच में क्या आएगा? पाई बॉन्ड। क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस H CH। क्लियर? आपने ऐसे यहाँ पे ले लिया CH3 CH Br और CH3 और यहाँ पे आपने ले लिया एल्कोहलिक KOH। ओके, यहाँ पे क्या बनेगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 बनेगा और यहाँ पे क्या आएगा आपके? HBr आएगा। अब ये HBr निकलता है तो वो KOH से KBr और H2O बना लेगा, ये ध्यान रख लेना। ठीक है? अब जैसे आपने यहाँ पे ये ले लिया, मान लो CH3 CH2 CH Br CH3, यहाँ आपने ले लिया एल्कोहलिक KOH। क्या ले लिया? एल्कोहलिक KOH। तो यहाँ पर ये Br है, तो एक बार H इधर से निकलेगा और एक बार H इधर से निकलेगा, और इधर से निकलेगा तो क्या बनेगा? ये आएगा। यहाँ से निकला तो क्लियर, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा ना भाई। क्या बन गया? ब्यूट-1ene। और यहाँ पे अगर यहाँ से निकलता है तो क्या आएगा? इधर डबल बॉन्ड आएगा, ब्यूट-2ene। क्लियर? अगर बोर्ड में क्वेश्चन आता है तो इस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, मतलब कौन सा आएगा? क्लियर? तो यहाँ जो मेजर प्रोडक्ट आएगा वो ब्यूट-2ene आएगा और माइनर जो आएगा वो ब्यूट-1ene आएगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, बल्कि ये डिहाइड्रेशन से सीधी रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे रीअरेंजमेंट का झंझट नहीं है, और रीअरेंजमेंट का झंझट नहीं है तो टेंशन ही नहीं है। कैसे टेंशन नहीं है? देखो, जैसे आपने ये ले लिया CH3 CH3 वो इसको एल्कोहलिक NaOH भी लिख सकता है ना, एल्कोहलिक बेस मतलब कोई भी हो। तो इस Br के पास वाले कार्बन ये रहे दोनों। क्लियर? इसको अल्फा मान ले तो ये बीटा हो गया ना भाई दोनों। तो एक H यहाँ से निकले, Br यहाँ से निकले, जाएगा। एक बार H यहाँ से निकले तो इस जगह से H निकले, क्या बनेगा? बातें नहीं तो यहाँ बताइएगा मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? ये वाला। तो ये क्या बनेगा? मेजर प्रोडक्ट। क्लियर? फिर अपन यहाँ और देखें, उसने ऐसे ही दे दिया, मान लो इसका मेजर प्रोडक्ट बनाओ, आप देखो क्या बनेगा इस वाले का। इस वाले का मेजर प्रोडक्ट बनाइए, देखिए क्या बनेगा। आप बनाए सारे बच्चे, एल्कोहलिक
KOH आप बनाइएगा, क्या मेजर प्रोडक्ट बनेगा? बन गया भैया? हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर फॉर्म? एक ही बनेगा, बस केवल इससे तो निकलेगा, और इससे निकलेगा तो क्या बनेगा प्रोडक्ट? CH डबल बॉन्ड CH2, यही प्रोडक्ट बनेगा। किस किस के बना है? चलो बन जाएगा। और देखें अपन यहाँ पर, इधर देखिएगा, एल्कोहलिक KOH, इसका बनाइएगा। H कहाँ से निकलेगा मेजर प्रोडक्ट में, वो बनाइएगा। मेजर प्रोडक्ट में H कहाँ से निकलेगा वो बनाइएगा। बनाए आप? क्या बनेगा? एक बार तो H यहाँ से गया, ये बनेगा, और एक बार H यहाँ से गया तो ये बनेगा। तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा है, पहला वाला या दूसरा वाला? कौन सा है भाई? पहला वाला। अरे भैया वो यहाँ से देखो, इस पर डबल बॉन्ड को ढका तो 1 2 3 है ना भाई, और यहाँ डबल बॉन्ड को ढका तो ओनली 1 और 1 2 है। क्लियर? ये सबसे इनका फर्क पड़ता है। तो ये है डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। क्लियर है? तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन हो गया। अब हम बात करते हैं, बातें नहीं, बात मेरे को ही करनी है, आपको नहीं करनी। अब अपन बात करते हैं एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे, आप सारे बच्चे इधर देखें, एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन। ओए बातें नहीं, एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन। तो क्या होता है एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन, इसको अपन कैसे अप्लाई करेंगे और कैसे ये आएगा वो देखिएगा। आप जानते हैं कि भाई यहाँ पर ये रिएक्शन आई, जैसे मान लो कोई भी ये RX आया और RX आया, तो यहाँ पर आपने यहाँ पे क्या लिया, बेस लिया, और बेस लिया तो यहाँ प्रोडक्ट बना। तो मैंने यहाँ पे ये ले लिया, मान लो CH3 CH2 और X। तो यहाँ पे दो तरह के प्रोडक्ट बन सकते हैं, क्योंकि यही तो आपके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है भाई। वहाँ पे RX यूज होता था, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल यूज हो रहा है, तो सब्स्टिट्यूशन हो गई। SN2 लेनी है अपन को स्पेशली। और एलिमिनेशन में भी RX ही था और वो बेस ही था KOH, है ना भाई। तो दोनों में रिएक्टेंट सेम है, और रिएक्टेंट सेम है तो ये तो है नहीं कि भाई अपन की मर्जी आएगी तब अपन एलिमिनेशन कराएंगे, अपनी मर्जी आएगी तो अपन सब्स्टिट्यूशन कराएंगे, ऐसा तो है नहीं है। अपन को तो फाइनल आंसर दोनों के हिसाब से देना सीखना पड़ेगा। क्यों? एग्जाम में तो चलो चैप्टर है वो तो अलग हिसाब से चलेगा, लेकिन अपना तो आंसर जो आएगा वो दोनों के बेस पे आएगा। तो यहाँ दो प्रोडक्ट बन सकते हैं, एक तो बन सकता है सब्स्टिट्यूशन का। क्लियर? ये बेस जुड़ गया आपके, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया ना भाई, सब्स्टिट्यूट हो गया। और एक बन सकता है एलिमिनेशन का। क्लियर? ये तो हो गई आपके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और ये हो गई आपके
एलिमिनेशन रिएक्शन। क्लियर? अब आप देखें कैसे, मैं एक ही चीज में बताता हूँ। जैसे मैकेनिज्म की बात करें अपन, क्लियर? मैकेनिज्म में क्या है कि ये प्रोडक्ट, ये आपका रिएक्टेंट है, बातें नहीं, ये आपका रिएक्टेंट है। क्लियर? अब मान लो यहां पर ये SN2 मैकेनिज्म हो रही है, तो ये बेस जो है वो इस पर अटैक करेगा यहाँ, और ये बाहर। बेस मतलब कोई भी माइनस है, OH माइनस, C2H5O माइनस, RO माइनस, कुछ भी हो सकता है, CN माइनस। तो ये बेस अटैक कर रहा है, और बेस अटैक कर रहा है तो यहाँ पे क्या बन रहा है, CH3 CH2 और बेस। ये तो सब्स्टिट्यूशन हो गया। क्लियर? अब एलिमिनेशन में क्या होगा, एलिमिनेशन में जो होगा कि यहाँ पे सेम रिएक्टेंट है ये, और बेस ऐसे वर्क ना करे, और बेस जो आपका है वो ऐसे वर्क करे। क्लियर? अरे भाई ये इलेक्ट्रॉन E2 मैग्नेटिज्म होगी ना भाई, आपने बेस चाहे तो यहाँ पे बेस ले लीजिए आप, C2H5 ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, OC2H5, यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर OC2H5, और ये क्या हो जाएगा, OC2H5। क्लियर? तो यहाँ पे जैसे बेस आपने ले लिया C2H5O माइनस, ये अटैक करेगा इस पे, ये यहाँ डबल बॉन्ड मतलब बॉन्ड आएगा, और यहाँ से X निकल जाएगा, और क्या बनेगा, यहाँ बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस C2H5OH प्लस X माइनस। ये कौन सी रिएक्शन है, E2 मैकेनिज्म। अब दोनों में आप देखो रिएक्टेंट तो सेम है ना भाई, प्रोडक्ट डिफरेंट है, तो अब हमें यही देखना है कब तो E1 होगी, E2 होगी, और कब SN2 होगी, मतलब कब तो एलिमिनेशन होगा और कब सब्स्टिट्यूशन होगा। तो सब्स्टिट्यूशन बहुत कम केसेस में होता है, आप इतना ध्यान रखें, मोस्ट ऑफ द केसेस में एलिमिनेशन ही होता है। प्रोडक्ट जो आएगा वो एलिमिनेशन का ही आएगा, सब्स्टिट्यूशन तो बहुत कम केसेस में होगा। अपन अब देखते हैं कैसे होगा, वो देखते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो ये था एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन। आप देखो दोनों की मैकेनिज्म सेम है, ये सब्स्टिट्यूशन वाली मैकेनिज्म है SN2, रिएक्टेंट सेम है O माइनस, यहाँ पे रिएक्टेंट सेम है। क्लियर? और ये भी सेम रिएक्टेंट है ना भाई, बस उस रिएक्टेंट का रिएक्शन करने का तरीका डिफरेंट है। यहाँ एज ए सब्स्टिट्यूशन अटैक कर रहा है, और यहाँ एज ए एलिमिनेशन अटैक कर रहा है। क्लियर है? तो आप एक ऐसे व्यक्ति को लेके जो आपका दोस्त भी है और कहीं जाके वो दुश्मन भी बन जाए। ठीक है, आप तो सोच रहे हो लड़ाई सुधारने जा रहा हूँ, मजा कह रहे मारो सालो को, नहीं है, मैं तो वही परेशान हूँ, यहाँ से कूटो, और तुम खुद ही स्टार्ट कर दो कूटना, वो एलिमिनेशन है। और सब्स्टिट्यूशन वो है कि भाई हाँ ठीक है यार, अब जो कर दिया, बताओ क्या करना है। क्लियर है? तो वो दोनों कंसेप्ट एक ही है, दोनों में रिएक्टेंट सेम है। अब हमें ये आइडेंटिफाई करना है कब तो एलिमिनेशन होगा और कब सब्स्टिट्यूशन होगा, ये आइडेंटिफाई करना। और ये आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है, आप देखिएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे अपन इनको, जैसे अपन ने SN1 SN2 के फैक्टर पढ़े ना भाई, कब SN1 होगी और कब SN2 होगी, वो देखें। ये टॉपिक राजस्थान बोर्ड में भी है, बहुत अच्छे ढंग से है ना भाई, ध्यान रखना, स्पेशली लिखा हुआ है ये टॉपिक। ठीक है ना? तो यहाँ पे अपन बात करें कि कैसे होगा, वो देखिएगा। अपन ने यहाँ पे लिया नेचर ऑफ एल्किल हैलाइड। तो नेचर का मतलब क्या है, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री देखना, और कोई नेचर का मतलब नहीं है। क्लियर? अब यहाँ पे आपने लिया मान लो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड ले लिया, तो यू नो डैट 1 डिग्री में तो SN2 मैकेनिज्म बहुत फास्ट होती है। क्लियर है? और बहुत फास्ट होती है, तो यहाँ पर जैसे अपन ने ये ले लिया CH3 CH2 Cl, और यहाँ पर अपन ने ले लिया C2H5O Na या OK, ये ले लिया भाई। क्लियर? तो यहाँ पर दो प्रोडक्ट बनेंगे,
एक प्रोडक्ट तो बनेगा CH3CH2 और OC2H5, अभी अभी तो लिया है, और एक प्रोडक्ट बनेगा CH2 और CH2। क्लियर? ये प्रोडक्ट बनेगा। अब यहाँ पर ये प्रोडक्ट तो है SN2 और ये प्रोडक्ट है एलिमिनेशन मतलब E2। अब यहाँ पर ध्यान रखना, जब एल्किल हैलाइड 1 डिग्री है मतलब अनहिंड्रेड एल्किल हैलाइड है। अनहिंड्रेड मतलब जिस कार्बन पर इसको अटैक करना है वहां ज्यादा बड़ा ग्रुप ही जुड़ा हुआ है, हिंड्रेंस कम है, तो फिर रिएक्शन SN2 से होगी। तो यहाँ पर SN2 होती है अप्रोक्सीमेटली 99% और E2 होती है अप्रोक्सीमेटली 1%। क्लियर? नहीं, गलत है, ये लगभग 91% होती है और ये 9%। क्लियर है? इसको देख लेंगे, मेरे रेशियो फिक्स नहीं है ये वाला। क्लियर है? लेकिन हाँ SN2 ज्यादा होती है। तो इस कंडीशन में जब एल्किल हैलाइड 1 डिग्री है और बेस जो है वो अनहिंड्रेड है, छोटा बेस है, तो यहाँ पर SN2 मैकेनिज्म इज मोर फेवरेबल देन E2। क्लियर? तो ये फिक्स हो गया कि जब यहाँ पर क्या है RH तो 1 डिग्री है और बेस जो है वो अनहिंड्रेड है, मतलब छोटे साइज का है, और बेस जो है वो अनहिंड्रेड है, तो फिर क्या होगा, SN2 मोर फेवरेबल होगा देन E2। क्लियर? मोर फेवरेबल का मतलब आपको यहाँ पर SN2 का प्रोडक्ट जो है वो मेजर प्रोडक्ट के रूप में बनाना है और E2 का प्रोडक्ट जो है वो माइनर प्रोडक्ट के रूप में बनाना है। पहला कंसेप्ट क्लियर है? अब मान लो एक 2 डिग्री होता तो, है ना, अब डिग्री 2 हो या 3 हो, दोनों में ही E2 मेजर होता है। कौन होता है भाई? E2 मेजर। तो E1 में तो क्या है, केवल SN2 मेजर है और E2 माइनर है। लेकिन अब यहाँ पर 2 डिग्री एल्किल हैलाइड ले लिया आपने, और 2 डिग्री एल्किल हैलाइड ले लिया और बेस वही है अनहिंड्रेड। क्या है बेस? अनहिंड्रेड। क्यों बेस की बात नहीं कर रहे अभी अपन केवल किसकी बात कर रहे हैं? RH की। तो RH की डिग्री तो 2 डिग्री है और यहाँ जो बेस है वो अनहिंड्रेड है। क्लियर है? तो यहाँ ध्यान रखना SN2 से ज्यादा फेवरेबल होती है E2 मैकेनिज्म। क्लियर? और जो रेशियो होता है वो 79 और 21% का रेशियो। क्लियर? तो यहाँ पर अपन बात करें तो ये ले लिया अपन ने CH3 CH और Br और CH3। क्लियर? और यहाँ पे आपने ले लिया CH3OK। क्लियर? तो यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा? एक बार तो सब्स्टिट्यूशन कर दिया आपने, क्लियर, और एक बार एलिमिनेशन कर दिया। ये तो हो गया SN2 और ये हो गया E2। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पर 2 डिग्री आते ही SN2 थोड़ी डाउन होएगी, तो यहाँ पे क्या है, E2 जो है मोर फेवरेबल है देन E2 देन SN2। ओके? क्लियर है? E2 मोर फेवरेबल है, मतलब ये मेजर है और ये माइनर है। तो आपको केवल क्या याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट ये स्टेटमेंट याद रखना है कि कौन कब कौन सी रिएक्शन देगा। क्लियर है? और यदि 3 डिग्री हो जाए तो 3 डिग्री तो आप जानते हैं SN2 देता ही नहीं है, और देगा नहीं तो 100% कौन सी होगी? E2 होगी। तो 3 डिग्री में अगर सब्स्टिट्यूशन बच रही है थोड़ी बहुत तो SN1 होगी, SN2 नहीं होगी। क्लियर? तो यहाँ पे अगर अपन बात करें, ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है और बेस अनहिंड्रेड है। क्लियर? और बेस अनहिंड्रेड है
इधर देखिएगा तो यहाँ पर E2 is more favorable देन SN2 तो होगी नहीं, SN2 तो होगी नहीं, लेकिन SN1 होगी। तो 3 डिग्री आते ही आपको एलिमिनेशन ही करना है मेजर प्रोडक्ट के रूप में। आप SN1 बना सकते हो, लेकिन मेजर प्रोडक्ट के रूप में क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। जैसे आपने ये ले लिया, ये ले लिया, बातें नहीं करें, क्लियर। और यहाँ पे आपने ले लिया CH3 और ONA, क्लियर, और CH3ONA ले लिया। तो यहाँ पर अगर एलिमिनेशन कराएंगे तो एक बार H यहाँ से किसी से निकालो, तीनों सेम है, तो मैंने यहाँ से निकाल दिया, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, ये E2 हो गई। और यहाँ पर ये हो गई SN1 रिएक्शन, क्लियर। अब यहाँ पर जो E2 होती है ना, वो लगभग 99% होती है और ये 1% होती है, क्लियर। तो ये याद रखना, बात समझ में आई। अब क्या है, यहाँ पर आपने कहा कि जब डिग्री 1 है और बेस अनइंड्रेड है तब तो SN2 मेजर प्रोडक्ट देगी देन E2। डिग्री 2 है और बेस अनइंड्रेड है, डिग्री 3 है और बेस अनइंड्रेड है, तो E2 ज्यादा प्रोडक्ट देगी देन SN2। तो जब भी आपसे क्वेश्चन में पूछे विच प्रोडक्ट फॉर्म एज ए मेजर प्रोडक्ट, तो आपको ये स्टेटमेंट याद रखना है, और कुछ भी नहीं है इनमें, दिमाग का खेल है पूरा। आपको अब स्टेटमेंट बहुत सारे याद रखने पड़ेंगे, कब क्या होता है कब क्या नहीं होता है, क्लियर। अरे क्लियर है। अब ये तो एल्किल हैलाइड हो गया। अब यहाँ पे अपन बात करें, अगर एल्किल हैलाइड 1 डिग्री में एलिल है और बेंजिल है, बेंजिलिक है, ऐसा वाला CH2CH ये वाला है, और ये वाला है, तो यहाँ पर SN2 ही होगी। क्या होगी, SN2। अब आप देखिए, ये तो हो गया नेचर ऑफ एल्किल हैलाइड, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम है। अब बात करें अपन नेचर ऑफ बेस। अब बेस 2 तरह के हो गए, नेचर ऑफ बेस। यदि बेस स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग बेस है देन E2, क्लियर, और वीक बेस है तो SN2, क्लियर है। वो तो E2 और E1C की एक बात अलग है, अपन तो 2 की कंपेयर कर रहे हैं ना भाई। तो यहाँ पे E2 ग्रेटर देन है SN2। वैसे तो SN2 बेस की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करती है, बेस की स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो SN2 भी बढ़ेगी, लेकिन जब इन दोनों की कंपेयर करेंगे तो प्रोडक्ट ये ज्यादा देगा बजाय इसके, क्लियर। और यहाँ पर बेस बल्की है, बल्की बेस है। बल्की बेस का मतलब जैसे टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, क्लियर, ये बेस हो गया, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड हो गया, आइसोप्रोपॉक्साइड हो गया, क्लियर। आपके C2H5O- हो गया, ये भी बल्कि में गिन लीजिए आप बल्कि। आपके ये प्रीडीन वाला हो गया, क्लियर। ये क्या है, आपके बल्कि बेस हैं, और इनकी वैलेंस में कौन सी होगी, इनकी वैलेंस में E2 होगी देन SN2। और बेस यदि अनइंड्रेड है तो SN2 थोड़ी सी फेवरेबल हो सकती, क्लियर है ना भाई। अब यहाँ पे आप देखें, ये तो बेस हो गया, तो बेस का तो इम्पैक्ट अपन को देखना बड़ा है या छोटा है साइज में, क्लियर है। अब यहाँ पे अपन बात करें टेम्परेचर, किसकी बात करें अपन,
टेम्परेचर की बात करें तो हमेशा ध्यान रखना, टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर केवल और केवल एलिमिनेशन होता है। आप जब गुस्सा होगे तो क्या होएगा, लड़ाइयाँ होंगी, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता, केवल क्या होगा, भगाओ रे इसको, क्या करो, भगाओ। तो वो होता है टेम्परेचर का इफेक्ट। टेम्परेचर जितना ज्यादा इंक्रीज करते जाओगे E2 मोर फेवरेबल होती जाएगी देन SN2। जैसे अपन बात करें टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो E2 की रेट बढ़ेगी देन SN2। जैसे यू नो डेट ये रिएक्शन थी अभी, ये रिएक्शन थी, इसमें भी थोड़ी देर पहले क्या था, थोड़ी देर पहले जो आपने रिएक्शन करी उसमें ये प्रोडक्ट तो SN2 से बनाया और ये प्रोडक्ट आपने E2 से बनाया। क्लियर? अब यहाँ पे टेम्परेचर था 25 डिग्री सेंटीग्रेड, इसी रिएक्शन में मैं टेम्परेचर कर दूं 55 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 25 पर तो SN2 यहाँ पर क्या था, SN2 ज्यादा थी देन E2। क्लियर? तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा था, SN2 वाला। क्लियर है? और जैसे आपने टेम्परेचर को राइज किया तो मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा अब यहाँ पर E2 वाला देन SN2। क्लियर? ये मेजर बनेगा। क्लियर है भाई? प्रोडक्ट तो दोनों ही बनेंगे लेकिन E2 वाला ज्यादा अमाउंट में बनेगा। क्यों? क्योंकि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर एलिमिनेशन रिएक्शन मोर फेवरेबल देन सब्स्टिट्यूशन। क्लियर है? तो टेम्परेचर राइज करेंगे तो ये बॉन्ड जल्दी ब्रेक होंगे और जल्दी ब्रेक होंगे तो फटाक से एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। ये तीन फैक्टर है। अब इन तीनों फैक्टर में यदि मैं कंक्लूजन निकालूं तो सब्स्टिट्यूशन केवल 1 डिग्री में हो रहा था, बाकी 2 डिग्री 3 डिग्री सब में क्या बन रहा था, एलिमिनेशन बन रहा था। तो हम माइंड में सेट कर ले, एलिमिनेशन रिएक्शन ज्यादा होगी बजाय सब्स्टिट्यूशन के। केवल 1 डिग्री हो तब सब्स्टिट्यूशन को मेजर बनाना है। क्लियर है? चलो, थैंक यू।